अमेरिका में बसी देश की प्रतिष्ठित वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर पुष्पा सक्सेना की कहानी आज सुनिए। तत्ता पानी। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। तत्ता पानी पहुँचने में देर हो गई थी। मोटरसाइकिल मंदिर के पास टिका संजय ने पुजारी जी को प्रणाम किया था। प्रसन्न रहो बेटा, चश्मे का ठंडा पानी पियोगे? नहीं बाबा, नीचे सतलज का पानी पिएंगे। आओ अनु, नीचे उतरते हैं। ओह गॉड, पूरे 3 घंटे मोटर बाइक पर बैठे बैठे बदन दुख गया। पहले पता होता इतनी दूर आना है तो कभी ना आती। अनुपमा ने नाराज़गी दिखाई। कम ऑन अनु, सतलज के ठंडे पानी से हाथ मुंह धोते ही सारी थकान मिनटों में भाग जाएगी। अब जल्दी करो यार। उतना नीचे उतरना क्या आसान है संजय? अगर उतर पाने का साहस नहीं तो बंदा हाजिर है, उठाकर ले चलूं? संजय ने शरारत से पूछा। छी, हमें ऐसा मजाक पसंद नहीं। मेरे पाँवों में काफ़ी ताकत है, किसी पर बोझ बनने का शौक नहीं, समझे? सिर पर चमकते हुए सूरज के कारण अनुपमा के उजले मुख पर पसीना झिलमिला उठा था। नदी तट की ठंडी हवा ने अनु को उत्साहित कर दिया। सलवार के पाइचे ऊपर मोड़ बच्चों की सी आतुरता के साथ अनुपमा सतलज के ठंडे पानी में जा खड़ी हुई। मुंह पर ठंडे पानी के छींटे डाले ही थे कि सिर के ऊपर आती पानी की बौछार से अनुपमा भीग उठी। दृष्टि उठाते सामने खड़ा संजय नजर आया। अच्छा, तो ये तुम्हारी शरारत थी? अनुपमा ने संजय पर भी पानी की बौछार कर डाली। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? सारे कपड़े भीग गए। और मैं जो पूरी भीग गई वो कुछ नहीं? बाल सूखने में पूरा 1 घंटा लगेगा। इतने लंबे बाल रखती ही क्यों हो? छोटे बाल कटा लो, 5 मिनट में सूख जाएंगे। क्यों, मेरे लंबे बालों से ईर्ष्या होती है? वाह, क्या बात कही है! जैसे मैं लंबे बालों की चोटियां गूंथ घूमूंगा। डरता हूं कहीं हमारी अनुपमा के लंबे लंबे बालों को दुश्मन की नज़र न लग जाए। आखिर दोस्त हूं आपका। ओह, ऐसे हमदर्द हैं आप? ऑफ कोर्स। और देखो, इस बात को कभी भूलना नहीं। भला ये भुलाने वाली बात है संजय? अनुपमा गंभीर हो उठी थी। यहाँ आना अनु, तुम्हारे लिए एकदम अनोखी चीज़ है मेरे पास। नदी तट के पास की ज़मीन पर हाथों से एक छोटा सा गड्ढा खोद संजय ने अनु को पुकारा था। अब कौन सा तिलिस्म दिखा रहे हो संजय? समझ में नहीं आता इस जगह का नाम तत्ता पानी क्यों रखा गया है? यहाँ तो बस ठंडा पानी है। थोड़ा धैर्य रखें मिस अनुपमा, सब समझ में आ जाएगा। जरा इस पानी का टेम्परेचर तो बताना। हाथ से खोदे उस गड्ढे में नदी का पानी भर आया था। अरे वाह, तुम तो सचमुच जादूगर हो, इतनी सी देर में कुआं खोद डाला। अनुपमा ने परिहास किया। जनाब, ये अंडरग्राउंड वाटर का कमाल है। इस पानी की महिमा ही अलग है। पापियों के सारे पाप धो डालता है। विश्वास ना हो तो आजमा कर देख लो। मैंने कौन पाप किए हैं जो आजमाने की ज़रूरत पड़े? देखूं कितना गहरा कुआं खोद पाए हैं मिस्टर जादूगर। हंसी हंसी में गहराई नापने के लिए अनुपमा पानी से भरे उस गड्ढे में जा खड़ी हुई थी। पल भर में अनुपमा चीख सी पड़ी। क्यों, पता लग गया ना तत्ता पानी नाम क्यों दिया गया? संजय हंस रहा था। इतना गर्म पानी, जैसे उबलते पानी में पाँव जा पड़ा हो। कितनी जलन हो रही है। अनुपमा रुआसी हुआ ही। आई एम रियली सॉरी। मैंने कब सोचा था सीधे पानी में जा खड़ी होगी। संजय सचमुच कंसर्न दिख रहा था। पास पड़े पत्थर पर अनुपमा को बैठा संजय ने सतलज के ठंडे पानी में अपना रुमाल भिगोकर अनुपमा के दोनों तलवों पर लपेट दिया। अब जलन कम हो रही है नानू? और बढ़ गई है। इस जलन की वजह जानती हो अनु? हमें बेकार की बातें अच्छी नहीं लगती। तब क्या अच्छा लगता है अनु? सतलज के ठंडे पानी के पास इतना गर्म पानी, बहुत अच्छा लगा यह अजूबा संजय। यही तो चमत्कार है। जानती हो, इस जगह को तीर्थ माना जाता है। जाड़ों में यहाँ मेला जुटता है। तीर्थ यात्री गर्म पानी में स्नान कर पुण्य कमाते हैं। वाह, क्या नेचुरल अरेंजमेंट है। वरना पिघली बर्फ की नदी के पास इतना गर्म पानी की बात भला सोची जा सकती है? सच, ये विरोधाभास तो भगवान को ही संभव है। बड़े बुजुर्गों का कहना है तत्ता पानी के 2 घूंट पीने से पत्थर भी हजम हो जाता है, बशर्ते पत्थर खाए जाएं। अनु हंसती थी। चलो
आज हम भी आजमा देखते हैं। 2 घूंट पानी पीकर नाल डेहरा चलते हैं, लंच वहीं किया जाए, ठीक है ना? ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट भी कर डालें। पर पानी हाथ में लेते ही उसकी उष्णता ने अनुपमा को तिलमिला दिया। सतलज का ठंडा पानी मिलाकर 2 घूंट पी लो, वरना सह नहीं पाओगी। वहाँ दूसरा पानी मिलाने से इसका असर कम नहीं हो जाएगा? थोड़ा सा पानी मुंह में लेते ही अनुपमा का मुंह बन गया। ओ नो, ये तो एकदम खारा है। इसमें गंधक जो मिला है, गंधक की तासीर जानती हो? संजय ने जानकारी देनी चाहिए थी। भाड़ में जाए गंधक की तासीर, पर इतने गर्म पानी में तो चावल पक सकते हैं ना संजय? चावल लाई हो क्या? चलो लंच यहीं तैयार कर डालते हैं, यह भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। संजय अनुपमा को चिढ़ा रहा था। यह हंसी में उड़ाने की बात नहीं है संजय। इस गर्म पानी में चावल पका लो और सतलज में कुल्फ़ी जम जाए। अगली बार हम पूरी तैयारी के साथ यहाँ आएंगे। उसके लिए तो जाड़े के मौसम का इंतज़ार करना होगा। जाड़ों में कुल्फ़ी का मज़ा ही कुछ और होता है। संजय कल्पना का आनंद ले रहा था। प्रकृति में कितना कुछ है संजय, जितना ही डूबो डूबते ही जाओ। अनुपमा जैसे सपना देख रही थी। तुम्हारा फिलॉसफर जाग जाए उससे पहले चल दीजिए मैडम, वरना यहीं बैठे रह जाएंगे। पैंट की क्रीज ठीक करता संजय उठ खड़ा हुआ। बाय द वे, आपके पाँव की जलन अब कैसी है मिस अनुपमा? सिद्धार्थ, आपकी सेवा बेकार नहीं गई, एकदम ठीक हूँ। चलें? नाल डेहरा पहुँचते पहुँचते अनुपमा को सचमुच तेज भूख लगाई थी। संजय, तुम्हारा नुकसान हो गया। वो कैसे? गंधक के पानी ने पूरा असर दिखाया है। इतनी ज़ोर से भूख लगाई है कि तुम्हारा बिल डबल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। इस छोटे से बिल के लिए परेशान होकर आप हमें निराश कर रही हैं जाने मन। फिर डाला हुआ जी, तुम्हें तो कोई नाटक कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए थी। अपना एक्टिंग छोड़ पहले लंच का ऑर्डर प्लेस करें जनाब। अनुपमा ने रोज दिखाया था। एट योर सर्विस मैम। वेटर। सच आज मज़ा आ गया। पहले से जानती तो आज तक न जाने कितनी बार यहाँ आ चुकी होती। पापड़ दांत से काटती अनुपमा ने कहा। पहले कैसे आ पाती? यहाँ तक ढोकर लाने के लिए कोई चाहिए था ना। अच्छा, तो तुम मुझे ढोकर लाए हो? तुम नहीं तो कोई और मिल जाता। कोई और कैसे मिल जाता? तुम्हारी किस्मत में तो मेरा साथ लिखा था। ठीक कहते हो संजय, यहाँ ना आती तो क्या तुम मिलते? अरे इसीलिए तो कहा जाता है जोड़े ऊपर बनकर आते हैं, वरना तुम यहाँ आती ही क्यों? सच, जब यहाँ के एडमिशन की इन्फॉर्मेशन घर पहुँची तो शिमला आने का खूब विरोध हुआ था। दादी ने तो खाना छोड़ने तक की धमकी दे डाली थी संजय। फिर कैसे आ पाई अनु? अम्मा ने जो साथ दिया था। पापा से कहा था कि आज अकेली लड़की अमेरिका इंग्लैंड तक जा सकती है, हमारी अनु शिमला ही तो रहेगी। इंजीनियर बन अपने पाँव पर खड़ी हो सकेगी, किसी की मोहताज तो न रहेगी। तुम्हारी माँ तुम्हारी नौकरी के फेवर में है अनु। हमारी कम्युनिटी की तो यही खराबी है, लड़कियों की नौकरी को सम्मानजनक नहीं माना जाता। तुम भी ऐसा सोचते हो संजय? अभी मैं निर्णय ले सकने की स्थिति में नहीं हूँ अनु। कभी कुछ बन सका तब सोचूंगा। तुम्हारे पापा आसानी से तुम्हें शिमला भेजने को राजी हो गए थे अनु। अम्मा और मेरी जिद के आगे पापा को हथियार डालने पड़ गए थे। अंततः उनकी इकलौती बेटी हूँ ना। जरा सा दर्प छलक आया था अनु के स्वर में। यू आर रियली लकी अनु, तुम जो चाहो पा सकती हो, कुछ गंभीर स्वर में संजय ने कहा। जैसे तुम कम लकी हो। संजय, तुम्हें किस बात की कमी है? जो चाहोगे पाओगे, मेरा विश्वास करो। तुम बहुत अच्छी हो अनु। सोचता हूँ पहले 2 वर्ष हम अजनबी क्यों बने रह गए। तुम्हारी नज़र और लड़कियों पर जो लगी रहती थी, मुझ पर दृष्टि कहाँ पड़ी थी? कुछ शौकी से अनुपमा ने जवाब दिया। अपना भाग्य सराहो, मैंने सिर्फ तुम पर निगाह डाली है, वरना लड़कियों की क्या कमी थी। बड़े आए अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। वैसे जनाब, हम भी किसी से कम नहीं। मेरे लिए आपकी दीवानगी इस सत्य की साक्षी है। दीवानगी तो ठीक है, पर अब भविष्य मुझे चिंतित कर रहा है अनु। भविष्य की चिंता तुम्हें क्यों? 1 माह बाद फाइनल परीक्षा होगी और तुम्हें आराम से कहीं अच्छा जॉब मिल जाएगा संजय। परेशानी सिर्फ जॉब की ही तो नहीं है, जीवन में तुम आई हो। क्या तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ कहीं जा सकता हूँ अनु? क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि मुझे लेकर तुम परेशान हो संजय? अनुपमा उदास सी थी। ऐसी बात नहीं है अनु,
पर माँ बाबूजी भी तो अपने एकमात्र पुत्र के विवाह के लिए कुछ अरमान रखते होंगे। विजातीय विवाह पर वे आपत्ति तो अवश्य करेंगे। ये बातें तुमने पहले नहीं सोची थी संजय? अनुपमा का स्वर तनिक तिक्त हो आया था। इश्क पर जोर नहीं चलता डार्लिंग, वैसे भी ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं ही सॉल्व करूँगा। तुम्हारे लिए चपाती और मंगाऊँ? संजय वैसे ही सहज हो आया था। ना नहीं, अब भूख नहीं रही। अनुपमा ने प्लेट सरका दी थी। चीयर अप माय डियर। एक वो सीता जी थी, पति के साथ जंगल जंगल घूमी, यहाँ जरा सी बात पर भूख हड़ताल की जा रही है। हे भगवान, कैसे कटेगी ये जिंदगी? संजय की नाटकीय मुद्रा पर अनुपमा हंस पड़ी। गर्ल्स हॉस्टल में ड्रॉप करते समय संजय को अनुपमा ने जब थैंक्स देने के लिए मुंह खोलना चाहा तो अचानक उसके अधखुले अधरों पर संजय ने अपना स्नेह चुंबन अंकित कर मोटरसाइकिल तीव्र गति से भगा ली। फाइनल परीक्षा के अंतिम दिन अनुपमा उदास हो उठी। कल उसे वो हॉस्टल संगी साथी छोड़ घर चले जाना था। घर जाने की खुशी के स्थान पर गहरे अवसाद ने उसे घेर लिया था। संजय से मिलने के पूर्व कॉलेज का जीवन नितांत नीरस सा था। छुट्टियों में घर जाने के लिए वो कितनी व्यग्र हुआ करती थी, पर आज घर जाना कितना कठिन लग रहा था। संजय का उसके जीवन में आगमन कितना सहज और स्वाभाविक लगा था। लोकल गार्जियन की बेटी शिखा संजय के मित्र की बहन थी। पहली बार संजय से बातचीत शिखा के घर में ही हुई थी। हेलो अनुपमा, संजय ने अनु से कहा। हेलो। अपरिचय का भाव अनु के चेहरे पर स्पष्ट था। कमाल है, अपने क्लासमेट को यूं देख रहे हैं मानो कोई अजनबी हूँ। आपके ठीक पीछे बैठता हूँ, हमेशा बैक बेंचर रहा हूँ। संजय के चेहरे पर मुस्कान थी। ओह, अनुपमा ने जैसे आश्वस्त की श्वास ली थी। एक बात बताइए, एग्ज़ाम्स में इतने अच्छे मार्क्स हमेशा कैसे पा लेती हैं आप? कोई ख़ास बात तो नहीं, बस यूं ही। मैं बताऊं संजय भैया, अनुपमा दीदी आपकी तरह घूमने में समय जो व्यर्थ नहीं करती। अगर आप भी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें तो आपको भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं संजय भैया। शिखा ने गंभीरता से उत्तर दिया था। हियर हियर, आपकी सलाह सिर आँखों पर, और कोई हुक्म? सब हंस पड़े थे। प्रायः शिखा के परिवार की पिकनिक पार्टीज़ में अनुपमा के साथ संजय भी सम्मिलित होता था। धीरे धीरे अनुपमा का संकोच कम होता गया था। संजय को अनुपमा के गांभीर्य और सौंदर्य ने आकृष्ट किया था और अनुपमा उसके खुले स्वभाव पर मुग्ध हुई थी। अनुपमा के गांभीर्य का कवच भेद संजय उसके हृदय के इतने नज़दीक पहुंच गया था कि आज उससे बिछो अनुपमा को असंभव लग रहा था। घर वापसी के समय संजय अनुपमा को छोड़ने स्टेशन आया था। अनुपमा के उदास मुख पर संजय हंसी ले आया था। घर पहुंच हमें भूलने की ज़रूरत मत करना अनु, कोई दूसरा खोज लिया तो उसका हत्यारा मैं ही बनूंगा, समझी? अगर तुमने देर की तो अम्मा पापा प्रतीक्षा नहीं करेंगे। उन्हें मेरे फाइनल एग्ज़ाम की ही प्रतीक्षा थी, वरना अब तक डोली पर बिठा विदा कर दी गई होती। मेरे रहते अनु की डोली किसी और के घर में नहीं जा सकती। ये बात माँ पापा को ठीक से समझा देना अनु। चलती गाड़ी से अनु देर तक संजय को हाथ हिलाते देखती रही। घर में अम्मा पापा से अधिक दादी उसके लिए व्यग्र थीं। चल छोकरी की जिद पूरी हो गई, इंजीनियर बनाई, अब तो इसके हाथ पीले कर दो बेटा, वरना मैं चैन से मर भी नहीं सकूंगी। वाह दादी, ब्याह मेरा नहीं होगा और चैन से दादी नहीं मरेंगी? भला ये भी कोई बात हुई? हाय राम, जरा लड़की की बातें तो सुनो। इसीलिए कहते हैं लड़कियों को ज़्यादा ना पढ़ाओ, 10 गज लंबी जबान चलाए है छोकरी। दादी क्रुद्ध हो उठी थी। अम्मा तुम सब मेरी चिंता छोड़ दो, कुछ ही दिनों में मुझे मांगने वो आएगा। कौन आएगा नू? कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कराई है बेटी? मेरे नाम को तो नहीं लजाएगी? अम्मा व्यग्र हो चुकी थी। नहीं अम्मा, तुम्हारी बेटी ऐसी गलती नहीं कर सकती, कुछ दिन और प्रतीक्षा करो, सब ठीक हो जाएगा। संजय का पत्र पाकर अनुपमा का मन फीका पड़ गया। मेरी अनु, माँ बाबूजी को समझा पाना कितना कठिन है। बात बात में समाज और रीति रिवाजों की दुहाई देते हैं। मेरे विजातीय विवाह के कारण मेरी 2 छोटी बहनों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। एक रास्ता है, अगर उनके विवाह में भारी दहेज दे दिया जाए तो शायद उनका रिश्ता अच्छे परिवारों में हो सके, पर मेरे वेतन से ये शर्त पूरी कर पाना संभव नहीं है अनु। मेरी बात, मेरी परेशानी समझ रही हो ना? तुम्हारे सिवा किसी अन्य की कल्पना भी नहीं कर सकता, वरना
माँ बाबूजी ने तो धनाढ्य परिवारों की इकलौती लड़कियाँ मेरे लिए देख रखी थीं, पर किसी और से विवाह के लिए वे मुझे राजी नहीं कर सकते। मेरी अनु, तुम अपने पापा को राजी करके मेरे बाबूजी के पास भेज दो, तुम्हारी जिद वे जरूर मान जाएंगे। एक बात और कहनी है, दहेज में बाबूजी की जो भी मांग हो उसे अपने पापा से कह के स्वीकृति दिला देना। हम दोनों मिलकर पापा का दिया सब वापस कर देंगे। ये मेरा वादा है। हम दोनों अलग तो नहीं है ना? इसी विश्वास से ये सब लिख रहा हूँ। बहुत याद आती हो। प्यार सहित तुम्हारा ही संजय। अनुपमा के उदास मुख को ताकती अम्मा चिंतित हो उठी थी। किसका पत्र है अनु? कोई बुरी खबर तो नहीं है बेटी? प्रत्युत्तर में पत्र माँ को थमा अनुपमा मौन रह गई थी। तेरी क्या सम्मति है बेटी? तेरी खुशी में हमारी खुशी है, पर निर्णय सोच समझ के लेना। शुरू में ही जहाँ अड़चने हैं वहाँ आगे की सोच। मुझे तो डर लगता है। बस इतना जान लो अम्मा, मैं संजय के बिना जी नहीं सकूंगी। अश्रुपूरित नैनों के साथ माँ के कंधे पर सिर रख अनुपमा सिसक पड़ी थी। मैं समझ गई, तेरे पापा को मैं राजी कर लूँगी अनु। माँ बेटी की जिद पर पापा अनुपमा के विवाह का प्रस्ताव लेकर संजय के घर गए थे। वे 2 दिन अनुपमा ने बेहद बेचैनी से काटे थे। घर वापस आए पिता के मुख पर संतोष देख अनुपमा जी गई थी। लड़का होनहार और समझदार है अनु की माँ। उसके माँ बाप को पैसे का लालच जरूर है, पर हमें कौन सी अपनी जायदाद साथ ले जानी है। मैंने कह दिया, मेरी एक ही बेटी है, सब कुछ उसी का है। अम्मा पापा ने जी खोल विवाह में खर्च किया था। संजय के पिता की मांग की लंबी सूची देख दादी रुष्ट हो उठी नहीं। भला ये भी कोई बात हुई? कंगलों में बेटी दे रहे हो, हमारे दिए से घर भरेंगे क्या? ऐसे को बोल ना बोल अम्मा। अरे लड़के ने तो साफ कह दिया था उसे हमारा कुछ नहीं चाहिए, पर बाप के आगे विवश है। पूरा घाघ है संजय का पिता। फिर हमारे पास क्या कमी है? इतना देकर क्या हम कंगाल हो जाएंगे? पापा ने हंसकर बात टालनी चाहिए। और अम्मा जी, जब हम अपनी लड़की ही दे रहे हैं तो और सब सामान की चिंता क्यों करें? सब कुछ उसी का तो है। अनुपमा की माँ ने सास को समझाना चाहा था। धूमधाम से विवाह के बाद अनुपमा ससुराल पहुंची थी। ससुराल के छोटे से दरबे नुमा घर को देख अनुपमा का जी कसक उठा था। ये घर देखकर भी पापा ने उसके विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दी थी। पापा कर भी क्या सकते थे? लाडली बेटी का हट उन्हें विवश बना गया था। अपने कमरे के लिए सीढ़ियाँ चढ़ती अनुपमा उदास हो उठी। घूंघट काढ़े बैठी अनु को देखने आई औरतें बार बार घूंघट हटाकर उसे तौलती सी लगती। अनु की परेशानी के जवाब में संजय ने कहा, नई बहू के मुख को देखने को मेला जुटता है, बाद में कौन पूछता है। 4 दिन इसका भी आनंद उठा लो अनु। कितनी सहजता से संजय ने समझा दिया था। अनगिनत रीति रिवाज निभाती, पूजा आरती करती अनुपमा थक गई थी। जमाना कहाँ बदला था, उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री का क्या मूल्य था। और तो और अपने घर के पुरातनपंथी आचार विचार को पूर्ण निष्ठा से निभाता संजय भी अनुपमा के लिए एक नया व्यक्ति था। हर बात में माता पिता के सेंटिमेंट्स का हवाला दे वो अपने को सर्वथा मुक्त रखता था। विवाह के 2 माह बाद दिल्ली के कार्यालय से अनुपमा के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने का पत्र आया था। प्रसन्नता से अनुपमा खिल उठी। 16 जुलाई को दिल्ली में इंटरव्यू अटेंड करना है, रिजर्वेशन कराना है संजय। वहाँ मेरे कज़न रहते हैं, वो मुझे रिसीव कर लेंगे। तुम दिल्ली में जॉब लोगी? इतना अच्छा चांस छोड़ना क्या बुद्धिमानी है? मैं शिमला रहूँगा और तुम दिल्ली में नौकरी करोगी। नौकरी का ऐसा ही शौक था तो शादी क्यों की? संजय के रूखे स्वर पर अनुपमा चौंक गई थी। ये क्या कह रहे हो? शिमला में तुमने ही तो जॉब नहीं लेने दिया था संजय। वो तो ठीक ही था अनु। घर की बहू नौकरी करेगी तो क्या माँ बाबूजी अपने समाज में सिर ऊंचा करके चल सकेंगे? नंदा मंदा के विवाह में पहले ही इतनी मुश्किलें आ रही हैं। तुम हमारी कम्युनिटी को नहीं जानती अनु। पहले ही गैर जात में विवाह करने के कारण माँ बापूजी के लिए कम मुश्किलें नहीं खड़ी कर चुका हूँ। अब तुम उनकी और मुश्किलें ना बढ़ाओ। मुझसे विवाह का निर्णय तुम्हारा भी तो था संजय। अनुपमा का स्वर बेहद आहत था। मैंने कब कहा यह तुम्हारा ही निर्णय था? नंदा मंदा का विवाह हो जाने दो, फिर जो जी चाहे करना। वाक्य पूरा करता संजय आवेश में बाहर चला गया था। अनुपमा स्तब्ध खड़ी रह गई थी। विवाह के पूर्व तो संजय अनुपमा की नौकरी के पक्ष में था। कुछ दिन हम दोनों काम करेंगे, फिर अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर देंगे। हमारी फर्म का नाम होगा अनु संजय। क्यों, पसंद आया ये नाम?
संजय मानो स्वप्न देखता था। पर मैनेजिंग डायरेक्टर मैं ही रहूँगी, तुम अकाउंट संभालना संजय। मुझे अकाउंट्स का काम पसंद नहीं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य मैडम। विवाह के बाद जब अनुपमा ने अपने जॉब की बात की थी तो घर में सन्नाटा खिंच गया था। संजय, अगर बहू ने नौकरी की तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हमारी 2 बेटियों को कौन ब्याहेगा? संजय के पिताजी दहाड़ उठे थे। बहू की नौकरी का शौक हमारे मरने के बाद पूरा कर लेना, इसीलिए तो हम डरते थे ऐसी लड़की हमारे साथ कैसे निभाएगी। माँ ने आंचल आंखों से लगा लिया था। अनुपमा ने शुरू से स्वावलंबी बनने का स्वप्न देखा था। पर्याप्त धन संपत्ति होते हुए भी माँ कई बार कितनी दयनीय और निरीह लगती थी। पुत्र का अभाव पापा को सदैव सालता रहा। कई बार माँ की ज़रूरतें भी पापा को फिजूल खर्ची महसूस होती थीं। उन अवसरों पर अम्मा अनुपमा के सामने रो पड़ती थी। काश मैं भी पढ़ी लिखी होती, 4 पैसे कमाती तो हर बात के लिए दूसरों का मुंह तो न ताकना पड़ता। अनु, माँ का वो निरीह रूप अनुपमा के स्वावलंबी स्वरूप की प्रेरणा बना था। माँ ने भी उसे शुरू से अपने पैरों पर खड़ी होने का पाठ घुट्टी में पिलाया था, पर आज अपनी डिग्री के साथ भी वो क्या स्वावलंबी हो सकी है? 4-5 माह अनुपमा ने जिस मानसिक यंत्रणा में गुजारे वही जानती थी। संजय ने ऑफिस के बाद प्राइवेट कंसल्टेंसी का काम भी शुरू कर दिया था। अपने को उसने इस कदर व्यस्त कर लिया था कि देर रात में वो बस घर में सोने भर के लिए पहुंच पाता था। तुम समझती क्यों नहीं अनु, मैं ये जी तोड़ मेहनत क्या अपने लिए कर रहा हूँ? मुझे अपना स्टेटस ऊंचा करना है ताकि नया घर बना सकूँ। मैं जानता हूँ ये घर तुम्हारे लायक नहीं है। मैं भी तो तुम्हारे काम में साथ दे सकती हूँ। हम दोनों मिलकर जल्दी ही लक्ष्य पर पहुँच सकते हैं संजय। वैसे भी घर में पड़े पड़े बोर ही तो होती हूँ। देखो अनु, व्यर्थ की बहस मत करो। घर में क्या काम की कमी है? बेचारी माँ अकेले ही खटती है। एक बात और जान लो, मुझे तुम्हारे सहारे ऊपर नहीं उठना है। मुझ में अपने आप कुछ कर गुजरने की क्षमता है। बहुत रात हो गई है, कुछ देर चैन से सोने दोगी या बाहर जाकर कहीं पड़ा रहूं? खिसियाई सी अनु तकिए में मुंह गड़ा रो पड़ती। कभी उसका जी चाहता सोते संजय को झकझोर जगा कर उससे पूछे, सच कहो, मुझसे विवाह क्या तुमने अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए नहीं किया था? परिचितों के बीच अपने फादर इन लॉ के पद नाम का उल्लेख तुम कितने गर्व से करते हो। पापा से इतना सब पाकर तुमने उनके लिए क्या किया है संजय? पापा की बीमारी की खबर पाकर भी तुम अपनी व्यस्तता के कारण उन्हें देखने नहीं जा सके थे। तुमने तो पापा के पुत्र के अभाव को पूरा करने की बात की थी संजय। नहीं संजय नहीं, तुम एक बहुत सफल अभिनेता हो बस। तकिए पर ढुल के अश्रुकण तकिया किस आसानी से सोख लेती थी कि संजय तक कभी भी उसकी नमी नहीं पहुंच सकी। माँ बनने का स्वप्न अनुपमा ने भी देखा था। हमेशा अम्मा कहती थी, तेरे आने के बाद मैंने कभी अपने को अकेला नहीं पाया अनु, वरना तेरे पापा के साथ भी मैं कभी अपने को बहुत अकेला पाती थी। डॉक्टर ने जब कन्फर्म कर दिया तो अनुपमा ने बहुत उत्सुकता और लाड़ से संजय पर दृष्टि डाली थी। अंततः उन दोनों के प्यार का प्रतीक अंकुरित होने वाला था। संजय का प्रश्न अनुपमा को व्याकुल बना गया था। डॉक्टर, मैं जानना चाहूँगा, हमारा बेटा आने वाला है या बेटी? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी तो ये पहली संतान है, वो स्वस्थ जन्मे, यही चाहिए ना? हाँ, दूसरे बच्चे के जन्म के लिए थोड़ा गैप रखिएगा। नहीं डॉक्टर, मुझे बेटी नहीं चाहिए। किसी भी हालत में हम उसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। पर क्यों? आपको क्या कमी है? डॉक्टर का विस्मय स्वाभाविक था। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। आप अनु के भ्रूण का परीक्षण कब करेंगी डॉक्टर? पर इसके लिए अनु की स्वीकृति भी तो चाहिए संजय जी। मेरी इच्छा ही अनु की इच्छा है डॉक्टर, ये मेरी पत्नी है। आप भ्रूण परीक्षण की डेट दे दीजिए, मैं देर नहीं करना चाहता। अगर ऐसा है तो अगले महीने की 30 तारीख को आ जाइए। पर मैं अब भी कहती हूँ, आप दोनों इस विषय में अच्छी तरह सोच समझ कर ही निर्णय लें। संतान पर माँ बाप दोनों का समान अधिकार है। डॉक्टर का स्वर गंभीर था। घर लौटती अनुपमा मौन रही थी। संजय पूरे रास्ते जैसे स्वयं को स्पष्टीकरण देता जा रहा था। तुम समझ नहीं सकती अनुपमा, अभी हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। अभी हम एक और लड़की का दायित्व उठाने की स्थिति में नहीं हैं। नंदा मंदा से मुक्त हो लें तब देखा जाएगा। बेटे को तो पढ़ा लिखा दिया, बस हमारा दायित्व पूर्ण हो जाता है। दहेज का भी झंझट नहीं, बल्कि बेटे की शादी में लिए गए दहेज से हमारा घर भर जाएगा।
बिल्कुल ठीक कह रही हो, बस याद रखना अगली 30 को डॉक्टर सूद के पास ठीक समय पहुंचना है। अपने उत्साह में अनुपमा के स्वर में घुले व्यंग को भी संजय ने नहीं सुना था। अचानक 25 तारीख को बड़ी मनुहार के साथ अनुपमा ने संजय से अनुरोध किया था, एक बार तत्ता पानी फिर जाने का बहुत मन है संजय, ले चलोगे? इस कंडीशन में उतनी दूर मोटरसाइकिल में जाना क्या ठीक होगा अनु? हम टूरिस्ट बस या टैक्सी से भी तो जा सकते हैं, प्लीज़ संजय। ओके, तुम भी क्या याद रखोगी कि ऐसा दिलदार पति मिला है, इसी वीकेंड में चलते हैं, नंदा मंदा को भी साथ? नहीं नहीं, यह अनुरोध मैंने सिर्फ अपने लिए किया था संजय, परिवार के साथ फिर कभी। तुम्हें मेरे परिवार वाले अच्छे नहीं लगते अनु? क्या ये मेरा परिवार नहीं है संजय? पर कभी कोई पल तुम्हारे साथ अकेले बांटने की आकांक्षा भी तो अस्वाभाविक नहीं है ना? ठीक है, तुमसे बहस में जीतना कठिन है, तुम्हारी ही बात रही। सैटरडे को 10 बजे निकल सकोगी? तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी होगी संजय। शनिवार को ठीक 10 बजे कार का हॉर्न सुनाई पड़ा था। अनु तुरंत बाहर आ गई थी। शायद उसकी सुविधा के लिए संजय ने टैक्सी अरेंज की थी। बाहर संजय के मित्र कैलाश नाथ की लाल मारुति में सामने वाली सीट पर कैलाश के साथ संजय उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। हेलो अनु भाभी, कैसी हैं? थैंक्स। आप बाहर क्यों बैठे हैं, आइए। अरे उसे घर आने का निमंत्रण दे रही हो? अभी 70 किलोमीटर जाना है। व्यर्थ की फॉर्मेलिटी छोड़ो और जल्दी से आ जाओ, देर हो रही है। संजय का स्वर खींचा सा था। क्या कैलाश जी भी जा रहे हैं? उसे तो नाल डेरा जाना था, पर मेरी रिक्वेस्ट पर तत्ता पानी तक चल रहा है। सच्चा यार है मेरा। ऐसे ही जाने को तैयार नहीं हुआ हूँ। मेरी शर्त है कि लंच अनु भाभी ही खिलाएंगी। कैलाश जोर से हंस पड़ा था। आप क्यों व्यर्थ इतनी दूर जाएंगे, हम लोग फिर कभी और चले जाएंगे। अनु का स्वर बुझा सा था। अब बेकार का झंझट मत खड़ा करो, तुम्हारी ही जिद पर पूरा दिन वेस्ट कर रहा हूँ, वरना मुझे वहाँ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। संजय झुंझला उठा। ओह समझा। भाई संजय, ये तो तुम्हारी ज्यादती है। भाभी तुम्हारे साथ अकेले जाना चाहती थी और तू मुझे पकड़ लाया। विश्वास कीजिए भाभी, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। नाल डेहरा तक तो मुझे टॉलरेट कर सकती हैं ना? नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं थी, मैं तो आपका कष्ट सोचकर ही कह रही थी। अनु संकुचित सी थी। अब आ भी जाओ अनु, वरना पूरा दिन यहीं बीत जाएगा। संजय रुष्ट हो उठा। तत्ता पानी पहुंच अनुपमा ने एक पल के लिए भी संजय की प्रतीक्षा नहीं की थी। सीधे ऊंची कगार से उतरती अनु सतलज तट पर जा पहुंची थी। पीछे से लगभग भागता आया संजय हाँफ उठा था। ऐसी भी क्या जल्दी थी, मुझे भाग कर आना पड़ा? अनुत्तरित अनुपमा दोनों पांव सहित सीधे गर्म जल कुंड में जा खड़ी हुई थी। जल की उष्णता का ताप कपोलों पर उतर आया था। नयन छलछला से उठे थे। चारों ओर दृष्टि डालता संजय अनुपमा को वहां खड़ा देख चौंक उठा था। ये क्या पागल हो गई हो? पाँव में छाले पड़ जाएंगे तब पता लगेगा। याद है संजय, इसी उष्ण जल का ताप हरने को तुमने अपने रुमाल को सतलज में भिगो भिगो कर मेरी जलन दूर की थी। अब भी मुझसे उसी पागलपन की अपेक्षा रखती हो? जल्दी बाहर आओ। नहीं, अब मैं उस भावुकता की अपेक्षा नहीं रखती। जानते हो, इसी जलकुंड नहीं अग्निकुंड से पांव बाहर निकालने के बाद मैंने तुम्हें वरण करने का निर्णय किया था, और आज इसी अग्निकुंड में खड़े होकर मैं तुम्हें त्यागने का संकल्प ले चुकी हूँ संजय। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो अनु? यही बताने यहाँ इतनी दूर आई हो? हाँ संजय, उस दिन मैं विस्मित हुई थी। सतलज के इतने ठंडे जल के साथ इतना गर्म पानी अपना अलग अस्तित्व कैसे बनाए हुए है, उसका सत्य अब पा गई हूँ। मेरा उत्तर तुम हो संजय, विरोधाभास का साकार रूप। विवाह के पहले और बाद वाले संजय के अंतर के समक्ष इतना फर्क तो नगण्य है संजय। मैं सतलज नहीं बन सकी, वरना तुमसे एकाकार कर गुनगुनाती ऊष्मा बन जाती। मैं तुम्हारे साथ नहीं बह सकी संजय। तुम्हारा फिलॉसफर फिर जाग गया अनु, चलो घर भी लौटना है। संजय कुछ परेशान हो उठा था। संजय ने जबरन अनुपमा को जलकुंड से बाहर निकालना चाहा, पर अनुपमा ने अपने कंधे से उसका हाथ हटा दिया। गर्म जलकुंड से बाहर निकल सतलज के शीतल जल में पांव डाल अनुपमा वहीं एक शिला पर बैठ गई। मैं कल शिमला छोड़ रही हूँ, कहीं जॉब ले लूँगी। एक बात और बतानी थी, मैं अपनी बेटी को जन्म दूंगी, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। तुम्हारी इच्छा अनिच्छा से मेरी बेटी का जन्म नहीं होगा। मेरी इच्छा तुम्हारे अधीन नहीं है संजय। तुम डॉक्टर से कब मिली अनु? मुझे बताया भी नहीं। संजय चौंक गया था।
अपनी बेटी के जीवन के लिए ही नहीं, अपने लिए भी मुझे तुमसे दूर जाना ही होगा संजय। वैसे भी जिसका अस्तित्व ही तुम्हें भयभीत करे, उस बेटी से तुम्हारा क्या नाता? शायद अनु के स्वर में हल्की आर्द्रता आ गई थी। अच्छा पहले घर तो चलो, वहाँ शांति से कोई निर्णय लेंगे। संजय ने मनुहार सी की थी। निर्णय तो पहले ले चुकी थी संजय। इस तीर्थ स्थल पर तो तुम्हारे सामने अपना संकल्प दोहराने भर आई थी। एक स्वप्न जीने और खंडित होने के लिए हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी संजय। अलविदा तत्ता पानी, अलविदा संजय। सधे कदमों से पग बढ़ाती अनुपमा और पीछे पीछे बोझिल कदम धरता पराजित सा संजय निरंतर दूर और छोटा होता हुआ। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई एक मर्मस्पर्शी कहानी तत्ता पानी। स्त्री सशक्तिकरण का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। आशा है आपको भी कहानी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।